राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपराध के कितने चरण होते हैं के विषय में पढ़ा था। आज हम धारा 34 भारतीय दंड संहिता के विषय में पढ़ेंगे। धारा 34 के अंतर्गत आपराधिक विधि में संयुक्त उत्तरदायित्व के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो धारा 34 में संयुक्त उत्तरदायित्व के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। संयुक्त उत्तरदायित्व के बारे में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 से 38 के अंतर्गत, धारा 107 के अंतर्गत, धारा 114 के अंतर्गत, धारा 120 एक के अंतर्गत, धारा 149, धारा 396 और धारा 460 में भी संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है। इन धाराओं के अंतर्गत या तो आपराधिक आशय सामान्य होता है अथवा उद्देश्य सामान्य होता है। तो इन धाराओं के अंतर्गत या तो आपराधिक आशय सामान्य होता है अथवा उद्देश्य सामान्य होता है। धारा 34 वहाँ पर लागू होती है जब किसी आपराधिक कृत्य को कई व्यक्ति सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में करते हैं। तो धारा 34 वहाँ पर लागू होती है जब किसी आपराधिक कृत्य को कई व्यक्ति मिलकर सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में करते हैं। तो धारा 34 के अनुसार जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने ही किया है। तो धारा 34 के अनुसार जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो उस आपराधिक कार्य के लिए हर व्यक्तियों का दायित्व होगा। उस आपराधिक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होगा। धारा 34 के अधीन दायित्व के लिए 4 शर्तों का होना आवश्यक है। तो धारा 34 के अधीन किसी व्यक्ति को दायित्व के अधीन ठहराने के लिए 4 शर्तों का होना आवश्यक है। नंबर 1, कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। नंबर 2, सभी द्वारा सक्रिय भाग लेना आवश्यक होना चाहिए। नंबर 3, यह आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। और चौथी जो शर्त है, आपराधिक कार्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। तो ये उपयुक्त चारों शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। अगर चारों शर्तों की पूर्ति हो जाएगी तभी सामान्य आशय को अग्रसर करने में सभी व्यक्तियों को दायित्व के अधीन ठहराया जा सकता है। तो प्रथम जो शर्त है, कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। इस धारा में कोई आपराधिक कार्य किया गया हो का प्रयोग किया गया है जिसमें एक आपराधिक कार्य या एक से अधिक आपराधिक कार्य भी सम्मिलित है। दूसरी जो शर्त है, सभी द्वारा सक्रिय भाग लिया गया हो। आपराधिक कार्य किया गया हो और सभी व्यक्तियों ने वह अपराध कारित करने में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। यदि सभी व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं तो उनको धारा 34 के तहत दायित्व के अधीन दायित्व नहीं होगा। धारा प्रत्येक व्यक्ति के भाग लेने की सीमा भिन्न भिन्न हो सकती है, पर सभी के द्वारा अपराध में सक्रिय भाग लेना अनिवार्य है। वे सभी शारीरिक रूप से अपराध कारित किए जाने के वास्तविक रूप से उपस्थित रहने चाहिए। तो सभी व्यक्ति जो आपराधिक कृत्य में भाग लेते हैं उनको अपराध के कारित किए जाने के वास्तविक रूप से उपस्थित रहने चाहिए। सभी अपराध घटित होने के वास्तविक स्थान पर उपस्थित न हो। तो जो भी व्यक्ति आपराधिक कृत्य में भाग ले रहे हैं उनको सबको वास्तविक रूप से वहाँ अपराध कारित करने के स्थान पर वास्तविक रूप से उपस्थित होना चाहिए, परंतु सभी व्यक्ति अपराध घटित होने के वास्तविक स्थान पर उपस्थित हो यह आवश्यक नहीं है। तो आपराधिक कृत्य में सभी व्यक्तियों को सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। तो सक्रिय रूप से भाग लेने का अर्थ ये है
कि सभी व्यक्तियों को अपराध कारित करते समय में उपस्थित होना आवश्यक है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि सभी व्यक्ति घटना कारित होने के वास्तविक स्थान पर ही उपस्थित हो। जैसे कई व्यक्ति कोई चोरी करने का आपराधिक आशय बनाता है और चोरी करने के लिए दो व्यक्ति तो किसी दुकान के अंदर चोरी करने के लिए चले जाते हैं और एक व्यक्ति अगर दरवाजे पे खड़ा है तो वह व्यक्ति भी चोरी के लिए सामान्य आशय को अग्रसर करने में चोरी के अपराध के लिए दायित्वधीन होगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति गाड़ी स्टार्ट करके बाहर रोड पे खड़ा हो तो वह भी व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करने में चोरी के अपराध के दायित्वधीन होगा धारा 34 के अंतर्गत। तो दूसरी शर्त क्या है, सबको अपराध कारित करने में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। और सक्रिय रूप से भाग लेने का अर्थ ये है कि सभी को शारीरिक रूप से अपराध कारित किए जाने के वास्तविक रूप से उपस्थित होना चाहिए। सभी को शारीरिक रूप से अपराध कारित किए जाने में वास्तविक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। तीसरी जो शर्त है, यह आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। तो आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा किया होना चाहिए। अगर एक अकेला व्यक्ति कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसके लिए धारा 34 लागू नहीं होगी। तो आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है और अधिकतम कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है और अधिकतम कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण शर्त है वह आपराधिक कार्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया होना चाहिए। जो आपराधिक कार्य किया गया हो वह सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाना होना आवश्यक है। सामान्य आशय में अपराध में सम्मिलित व्यक्तियों के चित्त का मिलन होना आवश्यक है। चित्तों का मिलन होना आवश्यक है और चित्त के मिलन का अर्थ यह है कि अपराध में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति भाग लेने वाले अन्य व्यक्ति के आशय की जानकारी रखता है और उसकी उसमें सहमति भी है। तो सामान्य आशय को अग्रसर करने का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के चित्तों का मिलन होना आवश्यक है। और चित्त का मिलन होने का अर्थ यह है कि अपराध में भाग लेने वाले व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों का आशय की वह जानकारी रखता हो और उसके उसमें सहमति भी हो। और ये तभी संभव है जब उनमें एक पूर्व नियोजित योजना हो। ये तभी संभव है जब उनमें एक पूर्व नियोजित योजना हो और ये योजना अपराध कारित किए जाने के पहले बननी चाहिए। तो सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए और सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में है आपराधिक कृत्य में भाग लेने वाले व्यक्तियों का चित्तों का मिलन होना आवश्यक है। चित्तों के मिलन होने का आशय ये कि आपराधिक कृत्य में भाग लेने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्ति के आशय की जानकारी रखता हो और उसमें उसकी सहमति भी होना आवश्यक है, तभी वह धारा 34 के अंतर्गत दायित्व के अधीन होंगे, अन्यथा नहीं। तो धारा 34 के तहत संयुक्त दायित्व के अंतर्गत किसी को अगर संयुक्त दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराना हो तो 4 शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। प्रथम शर्त, कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। दूसरा, आपराधिक कार्य करने में सभी ने सक्रिय भाग लिया हो। तीसरा जो शर्त है वह आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो और आपराधिक कार्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, तभी धारा 34 के अंतर्गत दायित्वधीन ठहराया जा सकता है। सामान्य आशय और समान अथवा समरूप आशय। तो सामान्य आशय तथा समरूप आशय में अंतर है, दोनों भिन्न है। सामान्य आशय में और समरूप आशय में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि सामान्य आशय के अंतर्गत तो चित्तों का मिलन होना आवश्यक है। तो चित्तों को मिलन होने का आशय का अर्थ ये है कि अपराध में भाग लेने वाले हर व्यक्ति का अन्य व्यक्ति की वह आशय की जानकारी रखता हो और उसमें सहमति हो। तो सामान्य आशय में जो महत्वपूर्ण अंतर है इसमें चित्तों का मिलन होना आवश्यक है, जबकि समान आशय में चित्तों का मिलन होना आवश्यक नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ए और बी
सी की हत्या करना चाहते हैं। ए और बी सी की हत्या करना चाहते हैं। ए ये सोचता है कि जब सी रात्रि भोज करके टहलने के लिए निकलेगा तब उसको मारने का उपयुक्त होगा। संयोग से बी भी यही सोचता है। दोनों इससे पहले कभी भी नहीं मिले। जब सी भोजन करके घूमने निकलता है तो ए और बी उस पर गोली चलाते हैं। तो ये सामान्य आशय को अग्रसर करने का मामला नहीं है, यह समरूप अथवा समान आशय का है। तो इसमें महत्वपूर्ण अंतर है चित्तों का मिलन। तो सामान्य आशय को अग्रसर करने में तो चित्तों का मिलन होना आवश्यक है, जबकि समरूप या समान आशय में चित्तों का मिलन होना आवश्यक नहीं है। तो सामान्य आशय एवं समरूप आशय में महबूब शाह बनाम एम्परर AIR 1945 प्रीवी काउंसिल के बाद में इसके अंतर को स्पष्ट किया गया था। अब आता है क्या विवक्षित सामान्य आशय के आधार पर भी धारा 34 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है। यदि सामान्य आशय तो लूट कारित करने का हो, परंतु यदि वह किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे तो क्या धारा 34 के अंतर्गत उनको मृत्यु के तहत दायित्वहीन ठहराया जा सकता है। ये प्रश्न मुकुंद मुरारी पॉल बनाम एम्परर 1934 प्रीवी काउंसिल के बाद में आया। इस बात के तथ्य इस प्रकार से थे कि अभियुक्त लूट कारित करने के स्पष्ट सामान्य आशय से, तो सामान्य आशय क्या था अभियुक्तगण का, लूट कारित करने का था, और लूट कारित करने के सामान्य आशय से वह एक दुकान में घुसे। जब दुकानदार सहायता के लिए चिल्लाया तो कुछ ग्रामीण उनकी सहायता के लिए आ गए और अभियुक्तगण बिना लूट कारित करे वहां से भागे और ग्रामीणों ने अभियुक्तगणों का पीछा किया। तो उन अभियुक्तगणों में से किसी अभियुक्त ने ग्रामीणों पर क्या गोली चला दी और पीछा करने वाले एक व्यक्ति की उससे मृत्यु हो गई। सभी अभियुक्तों को विवक्षित सामान्य के अग्रसर करने में हत्या करने के अपराध के लिए दंडित किया गया। यद्यपि उनका स्पष्ट सामान्य आशय लूट कारित करने का था, परंतु वे हथियार से सज्जित थे, जिनका विवक्षित अर्थ ये हुआ कि आवश्यकता होने पर वह हथियारों का उपयोग किया जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सभी का विवक्षित सामान्य आशय हथियारों का उपयोग करना था, जो उन्होंने किया और जिसके फलस्वरूप मृत्यु हुई। अतः विवक्षित सामान्य आशय के आधार पर भी अभियुक्तगण को धारा 34 के तहत दायित्वहीन ठहराया जा सकता है। जैसे विवक्षित सामान्य आशय तो लूट कारित करने का हो, परंतु यदि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं तो भी विवक्षित सामान्य आशय के आधार पर धारा 34 के अंतर्गत सभी अभियुक्तगण को हत्या के लिए दोषित ठहराया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य आशय। यदि सामान्य आशय किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था, परंतु किसी अन्य व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित कर देते हैं तो क्या धारा 34 के अंतर्गत वह सामान्य आशय को अग्रसर करने के अपराध के तहत दायित्वहीन ठहराया जा सकता है। ये प्रश्न हेतुपा बनाम राज्य के मामले में आया। इस बात के तथ्य इस प्रकार थे कि अभियुक्त अपने शत्रु जो बैलगाड़ी में आने वाला था की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पहले बैलगाड़ी पर आक्रमण कर दिया जिसमें उनका शत्रु नहीं था और कोई अन्य व्यक्ति उसमें बैठा हुआ था। आक्रमण करने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो उच्चतम न्यायालय ने उक्त वाद में ये अभी निर्धारित किया कि सभी अभियुक्तों को सामान्य आशय के अग्रसर करने में हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। अतः अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का सामान्य आशय था, परंतु किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो सभी व्यक्तियों को सामान्य आशय को अग्रसर करने में हत्या के लिए दोषित ठहराया जाएगा। अब एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि धारा 34 के अंतर्गत क्या किसी अकेले व्यक्ति को दोषित किया जा सकता है। धारा 34 के अंतर्गत क्या किसी अकेले व्यक्ति को दोषित किया जा सकता है। तो धारा 34 के अंतर्गत एक अकेले व्यक्ति को दोषित करने के संबंध में
5 परिस्थितियां सामने आ सकती है। 5 परिस्थितियां हो सकती है जिसके आधार पर दोष सिद्धि वैध है या अवैध है का निर्धारण किया जा सकता है। तो धारा 34 के अंतर्गत अकेले व्यक्ति को दोषित करने के संबंध में 5 परिस्थितियां हो सकती है जिसके तहत दोष सिद्धि वैध है या अवैध है का निष्कर्ष लगाया जा सकता है। तो जो प्रथम परिस्थिति है वह यह है कि यदि कुल जितने व्यक्तियों ने अपराध में भाग लिया उनकी संख्या के बारे में कोई संदेह न हो। यदि अपराध में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई संदेह नहीं हो और जिस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो उसके द्वारा अपराध में भाग लेने के बारे में संदेह न हो तो एक अकेले व्यक्ति की दोष सिद्धि वैध है। यदि जितने व्यक्तियों ने अपराध में भाग लिया उनकी संख्या के बारे में कोई संदेह नहीं, जैसे 5 व्यक्तियों ने किसी आपराधिक कृत्य में भाग लिया तो उनकी संख्या के बारे में कोई संदेह नहीं है और उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया जिसके बारे में ये निश्चित किया गया कि ये उसने अपराध कारित करने में जरूर भाग लिया है, तो एक अकेले व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है और उसकी दोष सिद्धि वैध होगी। दूसरी जो परिस्थिति हो सकती है वह यह है कि कुल जितने व्यक्तियों ने अपराध में भाग लिया उनकी संख्या के बारे में संदेह हो। अगर जितने व्यक्तियों ने अपराध में भाग लिया और उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में संदेह हो कि वह 5 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे या 15 व्यक्ति थे, इस बारे में संदेह हो, पर उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा रहा हो जिसका अपराध में भाग लेने के बारे में संदेह न हो और दोष सिद्धि उस व्यक्ति को ठहराया जा रहा है जिसका अपराध में भाग लेने के बारे में संदेह न हो, तो उस अकेले व्यक्ति की दोष सिद्धि की जा सकती है या नहीं की जा सकती, यह प्रत्येक वाद की परिस्थितियों और तथ्यों पर निर्भर करता है। तीसरी जो परिस्थिति आएगी जहां पर सभी अभियुक्त नामजद हो, ये एक इम्पोर्टेंट है। यदि सभी अभियुक्त नामजद हो और उनमें से एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए और शेष सभी को दोष मुक्त किया जाए तो एक अकेले व्यक्ति की दोष सिद्धि अवैध होगी। यदि 5 अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई नामजद FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनकी नाम से दर्ज कराई गई है और तो एक व्यक्ति को तो दोषित कर दिया जाए और 4 व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाए तो एक अकेले व्यक्ति की दोष सिद्धि अवैध होगी। चौथी जो परिस्थिति है जहाँ एक व्यक्ति के अतिरिक्त सभी लोक सेवक हो, अगर एक व्यक्ति के अतिरिक्त सभी लोक सेवक हो तो एक व्यक्ति को दोषित ठहराया जाना विधि सम्मत होगा, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के अधीन लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान लेने के लिए पहले समुचित सरकार की सैंक्शन मंजूरी लेना आवश्यक है। अतः एक अभियुक्त के अतिरिक्त अगर सभी अभियुक्त लोक सेवक है और एक अभियुक्त की दोष सिद्धि वैध होगी। पांचवी जो परिस्थिति हो सकती है वह है कि जहां पर कई व्यक्तियों के द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए अपराध कारित किया गया हो। कई व्यक्ति द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में अपराध कारित किया गया हो। जैसे 5 व्यक्तियों ने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई अपराध कारित किया गया हो, उन 5 में से 4 व्यक्तियों की यदि मृत्यु जाए तो एक अकेले व्यक्ति को भी धारा 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। अतः एक धारा 34 के अंतर्गत एक अकेले व्यक्ति को भी दोषी ठहराया जा सकता है। एक अकेले व्यक्ति को दोषी ठहराने में ये उपयुक्त 5 परिस्थितियां हो सकती है जिसके आधार पर एक अकेले व्यक्ति की दोष सिद्ध वैध है या अवैध है का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। थैंक यू।